हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बार फिर बीए पार्ट 1 ऑनर्स के क्लास के लिए ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं। आज हम लोग संघीय शासन के दोष, डिमेरिट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। छुट्टियों से पहले के क्लास में हम लोगों ने संघीय शासन के गुण के बारे में जानकारी हासिल की थी। तो उन गुणों के, उनमें कई तरह के गुण होने के बावजूद भी संघीय शासन में अनेक तरह के दोष पाए जाते हैं, जिसका जिक्र या उल्लेख कई तरह से या निम्न प्रकारों से किया जा सकता है। तो संघीय शासन के दोष, जिसमें सबसे पहला है आंतरिक प्रशासनिक संबंधी निर्बलता यानी कि कमजोरी। राज्य शक्ति की एकता के अभाव में संघ राज्य में वह एकता और शक्ति नहीं होती है जो एकात्मक शासन में होती है। एकात्मक शासन में जिन विषयों का प्रबंध संघ की इकाइयों द्वारा किया जाता है, उनके संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्नता होने के कारण शासन में निर्बलता आ जाती है या कमजोरी आ जाती है, और दोहरे प्रशासन यानी कि दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था के कारण संबंध में अनावश्यक देरी लगती है। प्रोफेसर डायसी ने ठीक ही लिखा है कि एकात्मक शासन की तुलना में संघीय शासन निर्बल है। एक सच्ची संघीय सरकार शक्तियों के विभाजन पर आधारित होती है। इसका अर्थ यह है कि एक राज्य के विरुद्ध दूसरे राज्य को संतुलित करना ही नीतिज्ञता का सतत यानी कि लगातार प्रयत्न रहता है। यानी कि एक चीज को एक राज्य अगर मान लिया तो दूसरों को भी, दूसरे राज्य से भी उससे मनवाने के लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। विशेष रूप से संकटकालीन परिस्थितियों में यह प्रशासन संबंधी कमजोरी या निर्बलता बहुत अधिक दुखदायी हो जाती है। तो ये थे इसके पहला दोष। अब हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे दोष के बारे में। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में दुर्बलता यानी कि कमजोरी। हालांकि प्रत्येक संघ राज्य में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संचालन का काम केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंधों का संचालन ठीक प्रकार से करने के लिए व्यापार, वाणिज्य, सूचना और पर्यटन आदि अनेक विभागों का सहयोग आवश्यक होता है। एक संघ राज्य के अंतर्गत ये विभाग साधारणतः इकाइयों के अधिकारों के अंतर्गत रहते हैं, और इसलिए केंद्रीय सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के अंतर्गत संचालन में कठिनाई होती है। जब आंतरिक विभेद यानी कि भेद विदेश नीति को प्रभावित करने लगते हैं, तो विदेशों में राज्य की प्रतिष्ठा कम हो जाती है। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के संघों में अनेक बार यह निर्बलता देखी गई है।
हियर के शब्दों में संघवाद और उत्साहपूर्ण विदेश नीति साथ साथ नहीं चल सकती। यानी हियर के हिसाब से क्या है कि संघवाद और पूरी तरह उत्साह के साथ विदेश नीति साथ साथ नहीं चल सकती। तो ये थी इसकी दूसरी कमजोरी यानी कि दोष। अब हम लोग इसकी तीसरी दोष के बारे में यानी कि संघीय शासन के तीसरे दोष के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय एकता को खतरा। अनेक बार संघ राज्य के अंतर्गत विविध इकाइयों यानी कि अनेक इकाइयों के शासन पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण पर्याप्त दृढ़ नहीं होता यानी कि पर्याप्त पूरी तरह से मजबूत नहीं होता। ऐसा समय आ सकता है जब कोई इकाई यानी कि राज्य संघ राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दे या अनेक इकाइयां मिलकर संघ राज्य की नीति का प्रतिरोध करने के लिए तैयार हो जाए। यानी कि केंद्रीय सरकार का जो पॉलिसी है या जो उसकी सोच है उसके खिलाफ भी हो सकते हैं एक राज्य या उससे और कई राज्य भी मिलकर उसके खिलाफ जा सकते हैं, तैयार हो जा सकते हैं। अमेरिका में जब संघीय सरकार ने दास प्रथा का अंत करने का निश्चय किया तो इस नीति से असहमत अनेक दक्षिणी राज्यों में ने इसका विरोध किया और गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। एकात्मक राज्यों में संपूर्ण यानी कि पूरी राजनीतिक शक्ति एक ही स्थान पर निहित होने के कारण इस बात की आशंका नहीं रहती है। यानी कि संघीय शासन में शक्तियों का विभाजन होता है। एकात्मक शासन में सारी शक्ति राज्य की शक्ति एक ही राजनीतिक शक्ति में होती है, तो इस तरह के विवाद एकात्मक राज्यों में नहीं होती। गैटल ने लिखा है कि संघीय शासन प्रणाली वाले देशों में केंद्रीय सरकारों और प्रादेशिक सरकारों के बीच वैष्णव यानी कि क्या बोलते हैं मतभेद या दुश्मनी का खतरा हमेशा बना रहता है। हमेशा इस बात की आशंका रहती है कि कोई राज्य विद्रोह न कर बैठे या सांप्रदायिक तत्व सर न उठाने लगे। तो ये थी इसकी तीसरी दोष। राष्ट्रीय एकता को खतरा जो है वो क्या बोलते हैं संघीय शासन के दोष में से एक दोष है। अब बात करते हैं हम लोग इसके चौथे दोष का, शक्ति का विभाजन। संघीय शासन का यह एक गंभीर और अनिवार्य दोष है कि व्यक्ति की राज्य के प्रति भक्ति का अपने प्रांत के प्रति भक्ति के साथ संघर्ष होता है। कहने का मतलब यह है कि एक आदमी का अपने राज्य के प्रति जो भक्ति या विश्वास होता है वो दिखाना होता है या फिर संघ के साथ दिखाना होता है, तो ये उनके साथ दिक्कत होता रहता है। और अनेक बार व्यक्ति को इन दोनों में से एक को चुनने में बहुत तकलीफ स्थिति का मतलब काफी कठिन स्थिति का सामना करना पड़ता है। पारस्परिक यानी कि आपसी विरोध की इस स्थिति में व्यक्ति राज के प्रति अपनी भक्ति का ठीक प्रकार से पालन नहीं कर पाता। इसी संदर्भ में यानी कि इस बारे में डायसी ने कहा है कि संघात्मक शासन प्रणाली
दोहरी भक्ति का सृजन करती है। शासन के इस रूप की यह बहुत बड़ी और गंभीर दुर्बलता है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक नागरिक की संपूर्ण संघ राष्ट्र के प्रति भक्ति का संघर्ष उसके अपने राज्य के प्रति भक्ति से हो सकता है। यानी कि एक व्यक्ति को अपने संघ राज्य के प्रति भक्ति दिखाने से राज्य के संघ प्रति दिखाने के बीच में संघर्ष हो सकता है या उससे उसको जूझना पड़ता है। तो ये थी शक्ति के विभाजन के अंतर्गत ये एक इसका चौथा दोष। अब हम लोग बात करते हैं संघीय शासन के पांचवें दोष के बारे में। उत्तरदायित्व की अनिश्चितता, यानी कि उत्तरदायी की अनिश्चय है कि किसके पास है कोई पता नहीं। कई चीजें होती हैं संघीय शासन व्यवस्था में कि राज्यों को भी अधिकार है, संघों को भी अधिकार है, और कुछ मसले ऐसे होते हैं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों को अधिकार होते हैं। तो इसी बात को इंडिकेट करते हुए कह रहा है क्या कि उत्तरदायित्व की अनिश्चितता। एकात्मक शासन में शासन का उत्तरदायित्व सुगमता से स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि सभी प्रशासन संबंधी दोषों के लिए केंद्रीय सरकार ही उत्तरदायी होती है। संघीय शासन में विभिन्न प्रशासनिक त्रुटियों यानी कमियों या खराबी के लिए केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार दोनों ही एक दूसरे को उत्तरदायी ठहराती हैं। यानी कि कोई कमी और कोई खराबी हो जाए तो उसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को दोषी देती है, राज्य सरकार केंद्रीय सरकार को दोष ठहराती है। ये स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में उत्तरदायित्व निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है। उत्तरदायी की अनिश्चितता ये इसकी पांचवी अवगुण थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले क्लास में बाकी बचे हुए संघीय शासन के दोषों के बारे में हम लोग अगली क्लास में जानेंगे।